हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है और आप लोग भी बहुत बढ़िया हैं। आज के सेशन में सीए इंटर एफएम एक्सप्रेस रिवीजन बैच में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीए मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब जैसे कि हम सबको ऑलरेडी पता है सर, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है क्या होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है चलो सर, अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो तब सिर्फ करंट एसेट्स लेने हैं, करंट लायबिलिटीज आप माइनस नहीं करोगे। ठीक है जी। सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव है कि मैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके चल सकूं। सर मतलब कि मेरी वर्किंग कैपिटल ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो, जितना मुझे बिजनेस रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए उतनी मेरे पास वर्किंग कैपिटल हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी। मैनेज करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ताकि वो एडिक्वेट रहें, जितना आपको चाहिए उतना रहे। सर दूसरी चीज जो आप यहां सीखोगे उसकी फाइनेंसिंग, कि जैसे आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए सर उसको फाइनेंस कहां से करोगे, उसके लिए पैसे कहां से आने वाले हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है जी। सर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सफिशिएंट कैश फ्लो मेंटेन कर सको, कि आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी ना हो जिससे आपका बिजनेस खराब ना हो। ठीक है, ताकि आप डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट कर पाओ और जो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं सर उसकी भी आप पेमेंट कर पाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, चलते हैं आगे। सर अब एडुकेट वर्किंग कैपिटल जो आपने यहाँ पे बोला था, क्या होता है एडुकेट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडुकेट है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले 2-4 मिनट में। दूसरा मेथड है होल्डिंग पीरियड मेथड। सर उसमें हम क्या करेंगे, सबके सब करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने कितने होने चाहिए, उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज, आपके पास से आ जाएगा वर्किंग कैपिटल जो कि आपके लिए होगा एडुकेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलो सर अब ये फाइनेंसिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दो कि ये फाइनेंसिंग का सिस्टम क्या है। देखो वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल कैसी है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल दो तरह की हो सकती है, एक तो परमानेंट यानी कि वो इतनी वर्किंग कैपिटल तो आपको हमेशा ही चाहिए। अच्छा, तो सर वो हो गया मिनिमम एवरेज करंट एसेट्स रिक्वायर्ड, वो आप फाइनेंस कराने के लिए अपने लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में बनी रहेगी, तो आप इसकी फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करवा सकते हो। सर क्लियर है, समझ आया। चलो सर अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ऐसी है जो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि एक सीजन में ही आपको चाहिए, सीजनल रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज का भी यूज कर सकते हो। सर ठीक है, एमसीक्यूज में आईसीए आपको ये टेस्ट वेस्ट कर सकता है, हमने सब कुछ जान लिया बहुत बढ़िया तरीके से। चलो आगे। सर अब अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या मेरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं। एमसीक्यूज के लिए हो सकता है आपको आ जाए 3 तरह की, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। अब एग्रेसिव नाम से पता चल रहा है जिसमें आप बहुत एग्रेसिवली चल रहे हो, यानी कि आपने वर्किंग कैपिटल बहुत कम रखी है ताकि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करो इसमें और आपके रेवेन्यू ज्यादा हो। अच्छा सर वर्किंग कैपिटल लो रहता है इसमें, अच्छा बट इसमें सर रिस्क भी तो हाई है, क्योंकि अगर मेरे पास करंट एसेट्स ही नहीं है, मान लो कैश ही नहीं है, तो कल को सर मैं पेमेंट कैसे करूंगा, उस वजह से आप रिस्क हाई ले रहे हो। सर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। सर सोल्वेंसी, इसमें लो लिक्विडिटी है क्योंकि आपके पास जब पैसे कम है, कैश कम है, हो सकता है आपके पास जो लिक्विडिटी है वो कम रहे। सर क्लियर है, एग्रेसिव समझ आया। ऐसे ही मॉडरेट में क्या है कि सब कुछ आप एडुकेट लेके चलोगे, मतलब इन दोनों के जो बीच वाला रास्ता है सर वो है मॉडरेट। क्लियर है। चलो सर कंजर्वेटिव, इसमें आप वर्किंग कैपिटल हाई रख के चलते हो, आप लोग बहुत डर रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है यार पैसे मैं ज्यादा रखता हूं अपने पास ताकि कल को मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, आप बहुत कंजर्वेटिव चल रहे हो। वर्किंग कैपिटल हाई होगा सर, इस केस में रिस्क भी लो होगा क्योंकि मेरे पास पैसे काफी पड़े होंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी भी तो सर लो हो जाएगी क्योंकि मेरे मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा अपनी वर्किंग कैपिटल में। ठीक है सर। सर सॉल्वेंसी इस केस में हाई रहेगा क्योंकि आपके पास पैसे बहुत पड़े हैं, लिक्विडिटी बहुत हाई होता है। सर ठीक है, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपने बहुत सही तरीके से हमें तीनों चीजें बता दी। चलो अब चलते हैं पहले मेथड पे, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे, जो कि आप यूज करोगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल आप सबको पता है व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, जितना कैश टू कैश साइकिल भी बोलते हैं इसको, यानी आपके पास एक बार कैश था, अच्छा फिर आपने इससे क्या किया सर, रॉ मटेरियल्स खरीदा, फिर उसकी वर्किंग प्रोग्रेस यूनिट्स बनाई, WIP यूनिट्स बनाई, सर फिर उसको मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। अच्छा सर ये इन्वेंट्री का पार्ट हुआ, फिर मैंने वो इन्वेंट्री मार्केट में बेची, बट सर मुझे उधार पे बेचना पड़ा, मेरे पास AR आ गए। अच्छा बट फिर मैंने आपको बोला आपके पास AP भी तो था, आपने उधार लिया भी तो था,
तो इन सब के डेज को नेट ऑफ करेंगे, आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग पीरियड। अच्छा, कैश टू कैश साइकिल भी बोलते हैं इसे। इन्वेंट्री, तीनों तरह की इन्वेंट्री जो आपकी है, RM, WIP, FG, तीनों इन्वेंट्रीज में प्लस करेंगे जितने आपके पास AR के डेज हैं, यानी कि जो आपकी एसेट साइड की चीजें हैं वो प्लस हो जाएंगी। माइनस कर दोगे आप इसमें से AP, यानी कि जो आपने क्रेडिटर से उधार लिया है उतने दिन आप माइनस कर दोगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 50 दिन इन्वेंट्री पड़ी रहती है, 20 दिन आपके पास AR पड़ा रहता है, बट सर 15 दिन आप उधार लेके भी तो आते हो जब आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो, तो आपके पास AR डेज कितना, ऑपरेटिंग डेज कितने आए, ऑपरेटिंग साइकिल डेज कितने आए, सर ये आया 55। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो सर, क्या बेटर है, जितना ये लोअर होगा उतना बेटर है, क्यों, क्योंकि उतना जल्दी आपका कैश फटाफट कन्वर्ट हो रहा है। कैश टू कैश साइकिल जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है सर, एक साल में अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितने हैं, कैसे निकाला जाए, आपको पता है साल में कितने दिन है, सर ये तो सबको पता है, छोटे होते से हम सीखते आ रहे हैं, 365 डेज है। अच्छा, अगर आपने अब 365 को डिवाइड कर दिया, एक साइकिल में आपको कितने दिन लग रहे हैं, तो सर हमें चल जाएगा ना पता, साल में वो पैसा कितनी बार घुमा रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे फटाफट चार्ट बनाते हैं। मान लो ये सारा साल, सर इतनी बार एक साइकिल घूमा, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये चौथा साइकिल, सर हमें पता चला कि 4 बारी मैं अपने कैश को घुमा लेता हूँ साल में, सर उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, या फिर कैश टर्नओवर भी। अच्छा सर, ये तो बता दो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, आप तो ये कह रहे थे कि ये इसके लिए यूज होगा एस्टिमेशन के लिए, बट अभी तक तो आपने बताया ही नहीं है। अच्छा, अब करते हैं मुद्दे की बात। फोरकास्टेड वर्किंग कैपिटल, कितना आपको वर्किंग कैपिटल रखना है, कैसे आएगा, जितना भी आपका ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट है पर एनम, यानी कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं और जो कैश वाले एक्सपेंसेस लेने हैं, मतलब अगर आपके कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन एंड ऑल है, उसको आप इग्नोर करोगे। पर एनम बेसिस पे साल में आप कितना खर्चा कर रहे हो अपनी जेब में से, कैश में से, डिवाइडेड बाय साल में वो कितनी बार साइकिल घूम रहा है, आपको चल जाएगा पता कि कितनी मिनिमम वर्किंग कैपिटल आपको रखनी है। सर एक बार एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये साल का सारा खर्चा है। अच्छा सर, इसमें 4 बार घूम गया साइकिल, तो इसका मतलब एक साइकिल को घूमने के लिए जितना मुझे खर्चा चाहिए, ये मुझे इतनी अपने पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सर ठीक है, रिवीजन बैच आप सही से बता रहे हो, रेगुलर बैच होता हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते। चलो आगे चलते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराऊं, ताकि आप एग्जाम में जाके अच्छे स्कोर कर पाओ, और अगर MCQs आए तो भी आप अच्छे से कर पाओ। चलो सर, होल्डिंग पीरियड अप्रोच क्या होता है, अब ये सेकंड अप्रोच की बात करेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला था कि जितने करंट एसेट्स हैं जितनी वो होंगी, अच्छा माइनस करंट लायबिलिटीज कर देंगे, सर मेरे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल होगा मेरे लिए एडुकेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? चलो सर, इसको निकालने के लिए मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करने पड़ेंगे सारे के सारे बैलेंस शीट बैलेंसेस, करंट एसेट्स के और करंट लायबिलिटीज के। अच्छा ठीक है, एक बार के लिए समझते हैं पहले एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगा। ये स्टैंडर्ड शीट है, मतलब आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हो, वरना अगर आपको ऊपर नीचे बनाना है तो भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लिख देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि सर करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज तीनों तरह की आ जाएंगी, AR आ जाएगा, कैश आ जाएगा, अगर कुछ अदर है तो आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले लिख देंगे करंट एसेट्स, इनके हम बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, 2 तरह की मेजरली होती हैं, AP ही सबसे ज्यादा होता है, अगर कुछ अदर किताब हुआ, कुछ इंटरेस्ट पेबल हुआ, कुछ आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो आ जाएगा। सर क्लियर है, यहाँ पे वो डाल दिया, वर्किंग नोट्स यहाँ पे भी बना देंगे। अच्छा, अब हम निकालेंगे एक्सेस, यानी कि सर ये क्या हुआ, अभी के लिए सिर्फ मैंने एक वर्किंग कैपिटल की चीज निकाली कि एक्सेस कितना है, करंट एसेट्स कितने ज्यादा हैं मेरे करंट लायबिलिटीज से। अच्छा, अब क्वेश्चन कई बार आपको क्या देगा, सेफ्टी मार्जिन देगा। सर सेफ्टी मार्जिन ये होता है कि मान के चलो अगर बिजनेस में कल को कोई दिक्कत आई, या फिर आपके करंट एसेट्स में कोई दिक्कत आई, तब भी आप अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर पाओ। कई बार ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा, अगर ये परसेंटेज टर्म्स में हुआ तो आपने ये जो एक्सेस वाला पार्ट कैलकुलेट किया है आप इसके ऊपर करके आओगे। सर ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास एक्सेस आ गया, देन आपने सेफ्टी मार्जिन निकाला, इन दोनों को प्लस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि आपके लिए एडुकेट वर्किंग कैपिटल भी है। सर ठीक है, समझ आया। चलो सर, अब ये बताओ कि इनकी वैल्यूज कहां से आएंगी, ये आप बोल तो रहे हो वर्किंग नोट्स, सर कैसे बनाएंगे, कहां से वैल्यूज आएंगी। अच्छा, तो उसके लिए मैंने आपको बोला एक आप थंब रूल याद रख लो, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं सर, ये ना जो बैलेंस शीट का एवरेज वाला है, ये चीज फाइंड करना चाहते हैं, ये जो बैलेंस शीट एवरेज है सर हम ये फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बोला एक फॉर्मूला आपको याद है, हमने रेशियो चैप्टर में भी समझा था, जब भी आपको डेज निकालना है तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट
बाय पी एंड एल कर देना, आपके पास डेज आ जाएंगे। अच्छा सर यही तो चीज़ आपने यहाँ पे भी लिखी है, बिल्कुल। सर अगर ये बैलेंस शीट को मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, डेज इंटू पी एंड एल पर डे। अच्छा सर डेज इंटू पी एंड एल पर डे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे यूनिट्स पता चल जाए, रोज के कितने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय कितनी अमाउंट है पर यूनिट की, तो मुझे चल जाएगा पी एंड एल पर डे पता। सर क्या बोल रहे हो आप, ये एक जस्ट एक थंब रूल है, कोई भी आइटम होगी, बीट एनी आइटम, आप उसमें ये थंब रूल लगाओगे, आपके सब आंसर्स निकल जाएंगे, आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बहुत बढ़िया, आपने एक शॉर्टकट दे दिया हमें आज की डेट में। डेज कैसे निकलेंगे सर, याद रखेंगे डेज बैलेंस शीट बाय पी एंड एल पर डे। सर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं एक एक करके। सर इन्वेंट्रीज के केस में कैसे होगा, मैंने बोला कैसे होगा सर, डेज इंटू पी एंड एल पर डे कर दोगे, बैलेंस शीट निकालना चाहते हो इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री के डेज ले आओ, कितने दिन आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो, मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन आप पी एंड एल पर डे आपका है। अच्छा तो सर आप बोल रहे हो कि डेज का तो ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होता है हमें, कई बार ये डेज में गिवन होता है, कई बार ये मंथ्स में गिवन होता है, तो वो तो डायरेक्टली मिल जाएगा। बट सर ये पी एंड एल पर डे क्या है, ये कैसे आएगा, क्या चीज़ है ये, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ईजी कर दिया है, आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना दिया है। जब आप डेज लोगे तो उसके रेलेवेंट डेज लोगे, यानी कि जब आप आरएम कैलकुलेशन करना चाहते हो तो फिर आप आरएम होल्डिंग पीरियड लोगे, जितने आरएम के डेज हैं या फिर मंथ्स हैं वो लोगे। ऐसे ही डब्ल्यूआईपी के लिए डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स के लिए एफजी, एआर के लिए सर एवरेज डेटर का कलेक्शन पीरियड, यानी कि उसको हम डीएसओ भी बोलते हैं, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा ऐसे ही एपी के लिए आपके पास क्रेडिट पीरियड आ जाएगा। जनरली ये वाली इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितने दिन के लिए वो आपकी चीज आउटस्टैंडिंग रहती है। अच्छा ये हम करना चाहते हैं फाइंड, ठीक है सर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना मेरे पास ये आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। तो सर अब ये देख लेते हैं पी एंड एल पर डे क्या है। अच्छा रॉ मटेरियल के लिए समझना, रॉ मटेरियल के लिए जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन है पर डे। अच्छा सर पर डे के लिए तो मुझे पता है, जितना भी साल का होगा ना उसको डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा, अगर मंथ्स में निकालना है डिवाइडेड बाय 12 करके निकल जाएगा। आप ये बताओ ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि आपको पर यूनिट कितने का पड़ रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितने की है। अगर आपने सर इसके लिए यूनिट्स निकाल दिए, सारे साल के यूनिट्स इतने थे, डिवाइडेड बाय आपने कर दिया कि रोज के यूनिट्स आप निकाल सकते हो, इससे आपको पता चला डेली यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, ये आपके पास पी एंड एल की फिगर निकल आएगी। एक बार के लिए पॉज कर लो, ये दोनों टेबल्स को एक बार देख लो, आपको बहुत सही तरीके से समझ आएगा कितने इजीली हमने ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिए। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, बट हमने इजी कर दिया चीज़ों को, ठीक है सर। सर पी एंड एल पर डे कैसे निकाल लेंगे, इसका ये यहाँ पे एडिशनल चार्ट है। अच्छा ऐसे सर डब्ल्यूआईपी के लिए क्या करना है, यहाँ पे ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जनरली डब्ल्यूआईपी के लिए क्या करोगे आप, एवरेज करोगे। सर एवरेज का मतलब रॉ मटेरियल तो आप मान के चलोगे सारा का सारा लग गया, बट अदर डायरेक्ट कॉस्ट हाफ लगेगी, यानी कि आधी लगेगी। सर अदर डायरेक्ट कॉस्ट में हो सकता है आपकी लेबर हो, आपके डायरेक्ट ओवरहेड्स हो, तो जो भी अदर कॉस्ट होगी वो आप मान के चलोगे हाफ लगी है, और रॉ मटेरियल्स आपके सारे के सारे लग गए। जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सुपरसेटिक क्वेश्चंस में, तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा निखर के आएगा, बट कंसेप्चुअली थेरेटिकली यही चीज है। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको कई बार कुछ और चीज दे कि रॉ मटेरियल कितना लगा है या डायरेक्ट कॉस्ट किसी और प्रोपोर्शन में लगा है, तो वो लेके आएंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हमेशा आप ये चीज करके आओगे। सर क्लियर है, समझ आ गया, आगे चलो। ऐसे ही फिनिश गुड्स के लिए आप निकाल लोगे कितने यूनिट्स आपके पर डे सेल होते हैं, पर डे आप बनाते हो फिनिश गुड्स, और उसको अगर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा फिनिश गुड्स का पी एंड एल पर डे। फिर इसको हम डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा बैलेंस शीट एवरेज। ओके सर आपने अब डिफरेंट चीजों को लिंक कर दिया, हमें अब समझ आ रहा है किसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सर अब एआर के केस में भी बता दो पी एंड एल पर डे कैसे आएगा। इसके लिए मैंने बताया डेली यूनिट्स फाइंड कर लो, जैसे आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स साल की इतनी यूनिट्स थी, डिवाइडेड बाय मंथ्स कर दिया या डेज कर दिया, आपको पता चल गया डेली यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय सर कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कर दोगे, यानी कि जब आपने सेल्स करी तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, कैश कॉस्ट कितनी थी, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा सर एक बात बताओ, जब हम एआर करते हैं तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे थोड़ी होता है, वो तो टोटल सेल्स पे होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है सर, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और सेल्स क्या है सर, सारी सेल्स है। बट सर जब हम एआर रिकॉर्ड करते हैं काउंटिंग में, तब तो सर हम करते हैं सेल्स पे, बिल्कुल सर। बट यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वो पैसा निकालना चाह रहे हैं
ताकि आपको पता चले कितनी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो जब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तब आपको ये प्रॉफिट वाला हिस्सा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो आपका ये कॉस्ट वाला हिस्सा है, जो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हो, उसके लिए चाहिए। अच्छा सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स तो समझ आया सर, ये कैश क्या है? अगेन वही फंडा कि आपको जितना पैसा कैश में एक्सपेंस करना है उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट अगर कोई आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, मान लो डेप्रिसिएशन है, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए हम जब भी एआर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेंगे और कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, वो आपको सेल्स की फिगर देगा, आपको उसमें से पहले तो प्रॉफिट कम करना है, सेल्स माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, और यहाँ पे अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं तो इनको इंक्लूड करके एक्सक्लूड कर देना आपको, और सिर्फ कैश कॉस्ट पे वैल्यू करना है। सर ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ अब कैश कॉस्ट जो अप्रोच कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट था, वर्किंग कैपिटल में हमेशा आप इसी अप्रोच से करके आ रहे हो, क्योंकि इंटेंट हमारा क्या है कि कितना मुझे फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। सर क्लियर है, चलो। फॉर वैल्यूइंग AR एंड FG, सर सिर्फ AR में यहाँ पे भी कैश कॉस्ट लेना है और FG में भी कैश कॉस्ट लेना है। आपको क्या करना है, कैश कॉस्ट यानी कि एक्सक्लूड करना है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट्स और कुछ अदर नॉन कैश अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी आप एक्सक्लूड कर दोगे। यहाँ पे हमने क्लियरली लिख दिया है। सर ठीक है, चलो। अगर आपके पास अकाउंटिंग फिगर्स गिवन है तो फिर आप इन तीनों चीजों को हटाओगे ताकि आप कैश कॉस्ट पे निकल जाओ। सर ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब इसके उलट एक है टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच क्या बोलती है, जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं वही ले लो। बट सर जैसे हमने डिस्कस किया, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है ये करके आएंगे, ये तभी करेंगे अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कि टोटल अप्रोच से करके आओ। जनरली इसका क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर रेशियो एनालिसिस चैप्टर याद है, वहां पे बाय डिफॉल्ट आप टोटल अप्रोच करके आओगे, वहां पे आप ये फाइनेंस के एडजस्टमेंट्स, कैश कॉस्ट एंड ऑल नहीं करके आओगे। सर क्लियर है। सर क्यों नहीं करेंगे रेशियोज में, वो हमने रेशियोज चैप्टर में डिस्कस किया है, उसकी कंसेप्चुअल रिवीजन जो FM एक्सप्रेस बैच में बनी है उसमें हमने सब कुछ बता दिया। ठीक है सर, चलो। सर अब यहाँ पे एवरेज में स्टार डाला है, इसका मतलब क्या है कि जब ये एवरेज करोगे सिर्फ आप WIP के लिए कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी आइटम करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज की एवरेज नहीं होगी। सर ठीक है, चलो। अब एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान के चलो आपका काम ऑलरेडी चल रहा था, तो सर उस केस में क्या होगा, आपका एज्यूम करना है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छा सर, क्योंकि काम तो ऑलरेडी कर रहे थे ना, तो जितना ओपनिंग स्टॉक था मान के चलो उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बट सर अगर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ओपनिंग स्टॉक इतना है तो क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट करके आनी पड़ेगी। सर कैसे करेंगे, जो भी आप यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस निकालोगे, सर क्रेडिट परचेजेस क्यों निकालूंगा, मैं अपनी AP वैल्यूएशन के लिए निकालूंगा। तो जो भी आप यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस निकालोगे सर, वो तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन, एक तो जो P&L में मैंने जितना कंज्यूम कर लिया वो तो चलेगा ही, प्लस माइनस आप करोगे चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्योंकि अगर स्टॉक में चेंज हुआ, आपका स्टॉक में प्लस या माइनस हुआ, वो भी तो आपने कुछ परचेजेस ही करी होंगी, उस वजह से आपकी परचेजेस इंपैक्ट होंगे। सर ठीक है, रिवीजन बैच है, इसमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अभी, बट आप मान के चलो कि जो ये है आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपको सबको ये चीज़ ऑलरेडी आती है। ठीक है सर। अगर सर न्यू कंपनी है तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक तो जीरो होगा ना, क्योंकि काम ही आज शुरू किया है, धंधा ही आज शुरू किया है। अच्छा, तो उस केस में सर क्रेडिट परचेजेस कैसे निकलेंगी, जितना मैंने P&L में कंज्यूम किया प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये तो मैं खा गया था P&L में और ये मुझे बैलेंस शीट में क्लोजिंग पड़ा हुआ है, इसका मतलब मैंने कितना सामान खरीदा होगा, इन दोनों को प्लस करके मुझे पता चलेगा मैंने कितनी क्रेडिट परचेज करी है। सर क्लियर है, समझ आ गया, चलो आगे। और अगर ये न्यू कंपनी है, अच्छा बट उसने 2 साल का प्रोजेक्शन मांग लिया, क्वेश्चन काफी आए हुए हैं ऐसे जिसमें वो बोलेगा वैसे तो ये नई कंपनी है बट सर 2 साल का काम कर रहे हो आप, तो सर पहले साल में तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, अग्री विद मी, क्योंकि ये न्यू कंपनी है। बट सर दूसरे साल में तो ओपनिंग स्टॉक जीरो नहीं होगा ना, तब ये पहले साल का क्लोजिंग आपका बन जाएगा दूसरे साल का ओपनिंग। ओके सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता दी जिसमें हम गलतियां करते थे। यहाँ पे सर परचेजेज आपकी निकलेंगी ऐसे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सर जब सेकंड ईयर में आओगे तब आपको ये वाली चीज करनी पड़ेगी, तब ये सेकंड ईयर में एक एग्जिस्टिंग कंपनी बन जाएगी जिसका ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। सर क्लियर है, समझ आ गया, आगे चलो। अब बात कर रहे थे कॉस्ट शीट की, आप सबने कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे मैं क्विकली एक बार टच अपॉन कर देता हूँ
ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप ऑन हो जाएं और आप क्वेश्चंस में गलतियां ना करके आओ। चलो सर, एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में जहां पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल है वहां पे एक कॉस्ट शीट बनेगी। अगर कुछ रॉ मटेरियल्स की वजह से, कुछ आपके इन्वेंट्री की वजह से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो वो आपको करके आना पड़ेगा। सर क्लियर है? चलो सर, रॉ मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ये बनता है प्राइम कॉस्ट। सर कॉस्टिंग तो हम आपको सिखा देंगे, ये सब हमें आता है। बिल्कुल ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी ठीक है, कॉस्टिंग में आपने ये सब सीखा हुआ है। चलो सर, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। बिल्कुल बढ़िया। सर अब फैक्ट्री कॉस्ट में ना अगर मैंने कुछ एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिए जो मेरे प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, यानी जो मेरे फैक्ट्री के रिलेटिंग एडमिन ओवरहेड्स हैं जो प्रोडक्शन को रिलेट करते हैं, तो सर वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा और इनको ऐड करके मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। अच्छा, अब ध्यान रखना, जब आप फिनिश गुड्स वैल्यू करोगे तो इस पॉइंट पे वैल्यू करोगे, जो पैसा यहाँ तक पहुंचा उस पे आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करके आओगे। वो हमने यहाँ पे भी सीखा कि जब आप फिनिश गुड्स लेके आते हो तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करके आना है। सर क्लियर है? अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ सब कैश कॉस्ट है, अगर इसमें से कुछ नॉन कैश कॉस्ट हुई तो वो आप हटा दोगे और सिर्फ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यूएशन करोगे। सर क्लियर है? अब आगे आपके पास अगर दो तरह के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस, उनको ऐड करके बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसपे आप अपने एआर को, डेटर्स को वैल्यूएशन करोगे। ठीक है सर, अगेन अगर यहाँ पे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है, अगर कोई यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा तो वो आप उसको हटा दोगे। सर ठीक है, समझ आया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करके आपको पास सेल्स आ जाती हैं, या फिर मैं सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करूंगा, मेरे पास सेल्स की कॉस्ट आ जाएगी। सर क्लियर है? समझ आ गया। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप उस एडमिन ओवरहेड्स को प्रोडक्शन रिलेटेड मान के आओगे और जब भी फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन होगी तब आप इसमें इनको इंक्लूड करके आओगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अगर तो आपने क्वेश्चंस एक बार ही हाथ से निकाले हुए हैं ना, तो जब आप ये रिवीजन कर रहे हो आपको सब इंटरलिंक हो रहा होगा, सब समझ आ रहा होगा। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो फिर आपके लिए शायद समझना थोड़ा मुश्किल है। तब आई विल सजेस्ट कि आप कुछ प्रॉपर वीडियो देखो जिसमें सब कुछ बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। दिस इज द एक्सप्रेस रिवीजन बैच फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, आगे चलो। अब आगे कॉन्सेप्ट आता है डबल शिफ्ट ऑफ लेबर का। सर वो क्या बोलती है? क्वेश्चन आपको बोल देगा कि पहले तो आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे, बट अब आपने ना बिजनेस क्या किया, 8 घंटे और 8 घंटे। सर टोटल ना मैं डबल शिफ्ट काम करवा रहा हूँ, एक बार लेबर यहाँ आती है, फिर जाती है घर, फिर नई लेबर आती है, वो मेरा काम करती है। अच्छा, मतलब आपने अब क्या क्या किया, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स थे सर वो तो वही थे, अब उनको मैंने डबल यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, उनसे अब मैं ज्यादा काम ले रहा हूँ जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है सर, चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली एक बार आपके लिए बहुत इजी कर दिया मैंने। आइटम्स दैट विल डबल, यानी कि जो आइटम्स आपकी डबल होंगे बिकॉज ऑफ डबल शिफ्ट। सर मान के चलेंगे सेल्स आपकी डबल होगी, प्रोडक्शन डबल होगी। बिल्कुल सर, डबल काम करवाएंगे, प्रोडक्शन तो डबल होगी मेरी, और क्योंकि प्रोडक्शन डबल थी तो मान के चलेंगे मेरा सेल्स वाला पार्ट भी डबल हो जाएगा। अच्छा सर, फिर मेरे जो यूनिट्स हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के वो भी डबल होंगे, क्योंकि अब मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो मेरी जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की, यहाँ पे एफ जी है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी डबल हो जाएगी। सर क्लियर है? चलो सर ए आर ए पी भी डबल हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि आप सेल्स अगर डबल कर रहे हो तो उस केस में ए आर डबल हो गया, प्रोडक्शन डबल कर रहे हो तो आपने ज़्यादा परचेजेस की होंगी, आपकी ए पी भी डबल हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड या एक्रूड, चाहे लाइबिलिटीज चाहे एसेट्स, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जम्पशन लेके आना कि वो भी डबल हो जाएंगे। सर क्लियर है? आइटम्स रिमेनिंग सेम, यानी कि चाहे आप डबल शिफ्ट भी कर रहे हो ये चीज़ें डबल नहीं होंगी। सर WIP यूनिट्स, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, WIP यूनिट्स डबल नहीं होंगे। सर क्यों? क्विकली एक लॉजिक दे देता हूँ। मान के चलो ये पहली लेबर आई, ठीक है, इन्होंने ये काम किया, ये काम इन्होंने छोड़ दिया WIP में, तो सर जो दूसरी लेबर आएगी सबसे पहले वो क्या करेगी सर, इसी को कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद ये भी कुछ काम छोड़ देगी WIP, यानी कि ये जो WIP है ये एक बार ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब ये यहाँ पे नहीं रहा, तो क्लोजिंग में सिर्फ सर एक ही WIP बचेगा जो एक बार का है। अच्छा सर, अब समझ आया कि आइटम्स ये सेम क्यों रहती है, WIP डबल क्यों नहीं होती। क्लियर है सर? अब फिनिश गुड्स कॉस्ट की बात करोगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो रहती ही फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, अनलेस क्वेश्चन आपको बोले तो आप मान के चलोगे ये भी कॉस्ट सेम रहती है। ठीक है जी, और अगर आपके पास कुछ फिक्स्ड प्रीपेड या एक्रूड एक्सपेंसेस है वो भी सेम रहेंगे। चलो अब एक एडजस्टमेंट देखना जो क्वेश्चन आपको कई बार डालता है
इसके दो क्वेश्चंस मिले मुझे डबल शिफ्ट के। एक तो आपके मॉड्यूल में है, उसमें रेट्स में डिफरेंस नहीं हो रहा, सिर्फ आप यूनिट्स डबल करोगे आपके आंसर्स निकल जाते हैं। बट एक क्वेश्चन है जो हम सुपर 30 क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से निखरेंगे। उसमें क्या है, जो सेकंड शिफ्ट वर्कर्स हैं या तो उसमें हायर रेट पे पे हो रहे हैं क्योंकि आपने डबल शिफ्ट करवाई, तो आपका जो पेमेंट पर यूनिट है वो भी चेंज हो रहा है, या फिर आपके प्राइजेस में चेंज हो रहे हैं क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सामान खरीदा, एफिशिएंसी हुई, उस वजह से आपके रेट हो सकता है कम हो जाए। अच्छा, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सुपर 30 में। चलो सर आगे। इफ एनी प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई भी अगर आपको प्रोविजंस दी हैं तो आप वो इसमें इंक्लूड करके आओगे, एक्सक्लूड मत करना। तो वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, बट एज पर द रूल अगर कहीं यहाँ पे आपको गिवन है प्रोविजंस तो आप उन्हें इसमें इंक्लूड करके आना, एक्सक्लूड नहीं करोगे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब इफ ओवरहेड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन एज वेल, तो सिर्फ आप कैश ओवरहेड्स लेना, डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है एक्सक्लूड करके आओगे। ये तो सर हमने ऑलरेडी सीख लिया है। चलो आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे अब चलते हैं कैश बजट्स के ऊपर। कैश बजटिंग पार्ट ये बहुत एक ईजी रहता है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अगर क्वेश्चन आया। सर सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है, हमें पता है कब कैश आ रहा है कब कैश जा रहा है, बट कई बार क्या हो जाता है सर, ये लेंथी हो जाता है। अच्छा, तो बजट फॉर कैश हमारी कोशिश क्या है कि अगर सर मेरे पास सरप्लस कैश है, यानी कि मान के चलो मेरे को कैश चाहिए सर 50 लाख, मेरे पास 80 लाख पड़ा है, तो सर 30 लाख जो है सरप्लस, मैं उसको क्या करके आऊँगा सर, इन्वेस्ट कर दूंगा। 30 लाख को इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे पास कैश दोबारा से 50 लाख आ जाए, जितना मुझे चाहिए वही रहे, और क्योंकि जो 30 लाख मुझे चाहिए ही नहीं कैश, इसके ऊपर मैं कुछ रिटर्न्स कमा पाऊँ बाय इन्वेस्टिंग इट। क्लियर है? चलो सर, बट अगर यही कैश कम हुआ, मान लो मेरे पास कैश ही सर 20 लाख बचा, तो फिर बट मुझे तो कैश मेंटेन करना है 50 लाख, उस केस में क्या करोगे, आपकी अगर कुछ प्रायर इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी पहले सर वो सेल कर दो, तो यहाँ पे 30 पहले था, 20 ये आके 50 हो गया, बहुत बढ़िया। बट सर अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो क्या करेंगे, फिर आप बोरो करोगे। डेफिसिट है तो पहले आप प्रायर इन्वेस्टमेंट सेल कर लेना, वरना आप बोरो करोगे। सर क्लियर है? सर अब ये बताओ कैलकुलेशन मेथड्स क्या हैं? दो मेथड्स हैं, एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड्स, डायरेक्ट कैश फ्लो, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आती है। डायरेक्ट कैश फ्लो में क्या होता है सर, आप ओपनिंग कैश लेते हो, रिसीट्स ऐड कर देना, पेमेंट्स माइनस कर देना। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी आप रिसीट्स लोगे, पेमेंट्स लोगे, वो कैश बेसिस पे लोगे, एक्रूअल वाली नहीं लोगे। ठीक है जी। तो जब भी आप डायरेक्ट कैश फ्लो बना रहे हो तो आपके अगर कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, वो आप एक्सक्लूड करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कैश बेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सर हमने जब ये किया, ओपनिंग में रिसीट्स ऐड की, पेमेंट्स लेस की, तो हो सकता है आपका बैलेंस ज़्यादा हो या कम हो, तो डिपेंडिंग ऑन आपको यहाँ पे सरप्लस या शॉर्टफॉल की एडजस्टमेंट करके आनी पड़ेगी। सर कैसे करेंगे वो हमने ऑलरेडी सीख लिया। सरप्लस होगा तो इन्वेस्ट कर देना, डेफिसिट होगा तो पहले आप प्रायर इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे, अगर वो नहीं होगी तो बोरो कर लोगे। सर क्लियर है? बहुत सही तरीके से आपने बहुत क्रिस्पली हमें समझा दिया है हमें क्या करके आना है। चलो आगे है अब एडजस्टेड इनकम मेथड। सर वो क्या होता है, इनडायरेक्ट कैश फ्लो, आप सबने ऑलरेडी अकाउंट्स में सीखी हुई है। प्रॉफिट से शुरू होंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वगैरह की ट्रीटमेंट करके आएंगे। सर ठीक है। इसका एक और नाम है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। अगर इसका क्वेश्चन है तो आप इनडायरेक्ट कैश फ्लो की तरह इसको बना के आओगे। सर चलो आगे, क्लियर है? अच्छा, अब एक आपके ना मॉड्यूल में क्वेश्चन है क्लियर्ड फंड्स और अनक्लियर्ड फंड्स का। इसका मतलब समझ लो, क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। अब क्लियर्ड फंड्स क्या होता है, जब वो पैसा बैंक ने आपको एक्चुअली क्लियर कर दिया। अच्छा, मान के चलो ये एक चेक है, ठीक है, मुझे अपने डेटर से रिसीव हुआ, मैंने क्या किया, 4 दिन ये चेक ना अपनी जेब में रखा, पॉकेट में डाल लिया, बैंक में दे के नहीं आया। अच्छा, तो सर वो 4 दिन जब आपको चेक रिसीव तो हो गया, बट बैंक में नहीं दे के आया और बैंक ने क्लियर भी नहीं किया, तब तक ये क्या है सर, अनक्लियर्ड है, यानी कि ये क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले अनक्लियर देख लेते हैं। डेट चेक इज रिसीव्ड, जब मुझे चेक रिसीव हो गया, बट जब तक वो बैंक ने क्लियर नहीं किया तब तक वो क्या है, अनक्लियर्ड है। अच्छा सर, जिस दिन क्लियर कर दिया मतलब ये चेक का पैसा एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, उस दिन क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लियर्ड फंड्स, जिस दिन फंड्स क्लियर हो गए, रिसीट या पेमेंट एक्चुअली आपकी बैंक में से हो गई। सर क्लियर है? समझ आया? आगे चलो। ठीक है, अभी जब आप ये कैश को मैनेज कर रहे हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या कोशिश रहती है कि सर मैं जो कैश इनफ्लोज है ना उनको एक्सेलरेट करूं, उनको बढ़ाऊं, जिससे मेरा कैश बैलेंस ज़्यादा हो
और जो मुझे कैश आउटफ्लोज करने हैं, पेमेंट्स करनी है, उनको मैं डिले करूं। बिल्कुल सही है, आप रेगुलर लाइफ में ये भी यही करते हो। जिससे मुझे पैसा आना है उसको तो मैं कहता हूँ भाई जल्दी पैसा दे, और जिसको मुझे पैसा देना है उसको मैं डिले करने की कोशिश करता हूँ। कंपनीज भी यही काम करेंगी, एक्सेलरेट करेंगी कैश इनफ्लो, डिले करेंगी कैश आउटफ्लो। ठीक है जी सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ तरह के फ्लोट्स टेस्ट कर सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। आपके स्टडी मटेरियल का ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत इजीली ये चीजें बता देता हूँ। अच्छा सर, बिलिंग फ्लोट्स क्या होता है? बिल बनाने का टाइम। अच्छा सर, मान के चलो आज मैंने ना ये रिमोट की सेल कर दी, बट मैंने इसको बोला कि मैं आपको अभी बिल नहीं इशू कर रहा हूँ, बिल मैंने 3 दिन बाद दिया, तो वो क्या हो गया? बिलिंग फ्लोट हो गया। अच्छा सर, अब मेल फ्लोट क्या होता है? कस्टमर से चेक अपने पास आने का टाइम। सर कस्टमर ने चेक तो भेज दिया, बट वो मेरे पास आते आते 2-3 दिन लग गए, उसने मान लो पोस्ट किया था, तो ये हो गया सर मेल फ्लोट। फिर सर चेक प्रोसेसिंग फ्लोट क्या हुआ? अपने से बैंक चेक पहुंचाने का टाइम। याद है एग्जाम्पल, मैंने वो चेक लेके अपनी जेब में डाल लिया 4 दिन के लिए, तो वो बनेगा चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। या फिर आपके अकाउंटेंट को टाइम लग गया उस चेक को ट्रीट करते, अकाउंटिंग एंट्रीज डाल दे, तो वो हो गया चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अच्छा सर, अब बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट क्या है? बैंक को भी तो टाइम लगेगा प्रोसेस करने के लिए, तो जितना टाइम बैंक ने लिया वो हो गया आपका बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, बैंक का चेक क्लियर करने का टाइम। सर आपने बहुत सही तरीके से बता दिया, एमसीक्यूज हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलो, डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग क्या होता है? अब यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज में टेस्ट किया भी हुआ इंस्टीट्यूट ने। एक तो है कंसंट्रेशन बैंकिंग। कंसंट्रेशन बैंकिंग में क्या होता है, मैं अपनी डिफरेंट ब्रांचेस बना देता हूँ डिफरेंट स्टेट्स में या सिटीज में, ताकि वो ब्रांचेस अपने आप चेक कलेक्ट कर लें कस्टमर से और अपनी लोकल ब्रांच में जाके चेक दें, ताकि कम से कम टाइम लगे चेक को क्लियर होने में। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड बना दी टू कलेक्ट चेक्स एंड डिपॉजिट लोकली, यानी कि मैंने ज्यादा ब्रांचेस बना दी ताकि लोकल्स ही लोकल ये काम हो जाए। अच्छा, एक है लॉक बॉक्स सिस्टम, पहले चलता था अब नहीं चलता। इसमें क्या है, मान के चलो ये एक है पोस्ट ऑफिस का लॉक बॉक्स, ठीक है, मैंने एक बॉक्स किराए पे ले लिया कंपनी ने, तो मैंने अपने डेटर्स को बोला भाई साहब जब भी आप चेक दोगे आप मुझे मत देना, आप इस डब्बे में डाल के आ जाना। अच्छा, और मैंने अपनी बैंक को बोला बैंक तू मेरे पास चेक लेने नहीं आएगी या मैं तुझे चेक देने नहीं आऊंगा, तू इस डब्बे में जा, इस डब्बे को दिन में 3 बार जा 4 बार जा, बार बार जाके चेक कर कि इसमें कोई चेक आया है। जैसे इसमें चेक आया खुद बैंक में ले जाइयो और इसको क्लियर करके पैसे मेरे को ट्रांसफर कर दियो। अच्छा सर, मैंने इस गेम में खुद को आउट कर दिया, डेटर देगा इसमें चेक, बैंक इससे लेगा चेक और जाके क्लियर कर देगा। सर बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमें फटाफट समझा दिया। ठीक है, रेंट्स लोकल पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कस्टमर मेल करेगा चेक उसमें और बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेगा उस बॉक्स में से। सर ठीक है, बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, आपका मेल फ्लोट कम होगा, आपका ये चेक प्रोसेसिंग फ्लोट कम होगा और आपका बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट भी कम होगा, जिससे आपके पैसे जल्दी आने शुरू होंगे। तो जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे एक्सेलरेट कैश फ्लो की, उसके लिए आपके पास ये 2 तरीके हैं जिससे आपको ये रिड्यूस करने हैं फ्लोट्स को, और आप ये 2 मेथड्स करके अपना कैश फ्लोस को एक्सेलरेट कर सकते हो। सर क्लियर है, समझ आ रहा है अभी तक क्या करना है? चलो, अब है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, कि आपको इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ताकि पता चले कि आपको कितना कैश रखना है। अच्छा, इसके 2 मॉडल्स, एक थे BAU MOLs मॉडल्स और एक है MO मॉडल। अच्छा, इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये EOQ टाइप मॉडल है, आपने कॉस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे आप इन्वेंट्री निकालते थे वैसे ही यहाँ पे EOQ कैश के लिए निकालोगे। अच्छा सर, फॉर्मूला बता दो एक बारी के लिए, इसका होल रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल कैश डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग पर रुपी पर एनम। सर ये फॉर्मूला तो वैसा ही है जैसे हमने EOQ में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। 2 इंटू आप कर लोगे एनुअल कैश डिमांड। सर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन क्या होती है, मान के चलो ये मेरा अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, और ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मान के चलो कोई डीमैट अकाउंट है जिसमें मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। अच्छा, तो सर जब मैं पैसा इसमें से इसमें भेजूंगा, याद है एग्जांपल यहाँ पे जब मैं सरप्लस को इन्वेस्ट कर रहा था या फिर सेलिंग कर रहा था प्रायर इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होगा, कुछ एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, पैसा आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ मिडलमैन पैसे ले जाते हैं। तब सर ये जो सेविंग से इधर पैसा मूव करने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, और सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मान के चलो मैंने ये इन्वेस्टमेंट नहीं की तो सर मेरे पास ये पैसा पड़ा रह गया। सर अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रह गया, उसका मतलब सर मैंने इसकी जब इन्वेस्टिंग नहीं की तो मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, जो पैसा मैं इसमें रख के कमा सकता था वो अब मैं नहीं कमा पाऊंगा।
क्लियर है? एक बार के लिए पॉज कर लो, चाहे दोबारा सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा सर, हमारी कोशिश क्या रहती है कि कैरिंग या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट सबसे कम रहे। तो वो पॉइंट जिस पे ये दोनों कॉस्ट सबसे कम है वो मेरे लिए क्या होगा सर? ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा, आईसीए ऐसा बोलती है। बट जो फॉर्मूला है, जो मॉडल ने बोला था, वो है ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, यानी कि वो साइज जब आप सेविंग से इन्वेस्टमेंट में भेजोगे या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में लेके आओगे, तो जितना मनी आप एक बार में मूव कर रहे हो, दैट इज व्हाट योर कन्वर्जन साइज। ठीक है, आईसीआई इसको कई बार ऑप्टिमम कैश बैलेंस भी बोल देती है, तो भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। सर क्लियर है? चलो सर, अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन साल में कितनी हो रही है आपको चल जाएगा पता कि एनुअली आपकी कैश डिमांड अगर इतनी है, डिवाइडेड बाय सर कन्वर्जन साइकिल जो हमने यहाँ पे निकाला उससे डिवाइड किया, आपको चल जाएगा पता कितनी आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक एग्जांपल ले लें। चलो सर, मान के चलो आपके पास यहाँ पे ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज आया 50 लाख, यानी कि जब आपके पास 50 लाख इकट्ठा हो जाएगा तब आप एक ही बार इन्वेस्ट करके आओगे, या फिर जब आपको 50 लाख की रिक्वायरमेंट होगी तब आप सेलिंग करके आओगे। सर क्लियर है? अब मान के चलो आपके पास एनुअल कैश डिमांड है सर 600 लाख की। अच्छा, 600 लाख मुझे चाहिए होता है, बट सर एक बार में मैं 50 लाख ना कन्वर्ट करता हूँ। इसका मतलब सर कन्वर्जन कितनी होंगी? मैं ना 12 बार कन्वर्जन करके आऊँगा साल में, 12 बार मेरी ट्रांजेक्शन होंगी। ओके सर, अब समझ आया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती हैं। अच्छा, अब मैंने बोला आप एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 12 बार मैंने ट्रांजेक्शन करी और पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे पता चल जाएगा एनुअली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हो रही है। ठीक है सर। सर अब एनुअल कैरिंग लॉस आप ये भी निकाल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। जितना आपके पास अब एवरेज कैश बैलेंस है, यानी कि कितना पैसा आपके पास पड़ा रहता है, मल्टीप्लाइड बाय अगर उसने आरओआई परसेंटेज कर दिया, यानी कि उस रेट से मल्टीप्लाई किया जिस रेट में आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, आपके पास आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो आपके पास एनुअल कैरिंग लॉस है, यानी कि अगर पैसा आप खुद के पास रखोगे तो आपको इतना लॉस हो जाएगा। सर क्लियर है? समझ आया? चलो सर, अब ये एवरेज कैश बैलेंस की जो बात कर रहे हो वो कैसे होता है, कैसे निकालते हैं? आपके पास ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज यहां से आ गया कि कितना आपको ट्रांसफर करके आना है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास आ जाएगा एवरेज कैश बैलेंस। सर एग्जांपल से लेके बताओ। सर 50 लाख था मेरे केस में ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज, यानी कि कन्वर्जन साइज। सर इसको डिवाइड बाय 2 करके 25 लाख क्या होगा? उतना पैसा जितना मेरे पास ऑन एन एवरेज पड़ा होता है। अच्छा सर क्यों? मान के चलना यहाँ पे आपने कन्वर्जन करी, 50 लाख आ गया, फिर आप यूज करते गए, यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा सर, इन दोनों का एवरेज करेंगे, 50 लाख प्लस 0 का 2, सर ये आ जाएगा 25 लाख। सर वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपली 50 लाख बाय 2। क्लियर है? चलो सर, अब बस लास्ट चीज है, ये मैंने आपको क्यों करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज में ना कई बार आईसीए टेस्ट कर सकता है, यहाँ अगर कोई मेजर क्वेश्चन आया तो भी टेस्टिंग हो सकती है। सर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जन्स, यानी कि अगर जो मैं 2 कन्वर्जन्स कर रहा हूँ उसके बीच मुझे टाइम निकालना है। सर एग्जांपल लिया था अभी, यहाँ पे एक कन्वर्जन हुआ, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे फिर से दूसरा कन्वर्जन होगा। अगर मुझे जानना है ये वाला पीरियड कितना है, तो सर कैसे निकालेंगे? साल में कितने दिन होते हैं? 365 या 360, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, जो हमने 12 यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था, उससे निकालूंगा, मेरे को पता चल जाएगा साल में मैं कितनी बारी कन्वर्जन कर रहा हूँ। ओके सर, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, बट इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। मैंने आपके लिए क्रिस्प कर दिया ताकि आपकी रिवीजन बहुत क्विक हो सके, बहुत जल्दी हो सके। ठीक है सर। अब चलते हैं दूसरे मॉडल पे, एमओ मॉडल। इसके आने के चांसेस कम है, जनरल एग्जाम में आपका यही टेस्ट होता है, बट एक बार के लिए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सर, मान के चलो आपको 50 लाख का ना बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप सोचते हो एक अपर लिमिट, 80 लाख अपर लिमिट है, 20 लाख लोअर लिमिट है। अच्छा, अब आप क्या बोलोगे? सर अगर मेरा पैसा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच, इसके बीच है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसके बीच है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया, मान लो 90 लाख हो गया, तो मैं क्या करूँगा? जैसे ही पैसा यहाँ पे गया तो मैं इसके ऊपर वाला पैसा साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, यानी जैसे 80 लाख से ऊपर पैसा हुआ, इस लिमिट से ऊपर हुआ, मैं कर दूंगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। सर मान के चलो पैसा मेरा कम हो गया, लोअर लिमिट तक आ गया। सर इतना पैसा तो मुझे कम से कम रखना ही है। जैसे ही पैसा इसके नीचे जाना शुरू हुआ, मैं अपनी प्रायर इन्वेस्टमेंट्स सेल कर दूंगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? बोरो करूंगा। ये सर आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है। नो ट्रांजैक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर। ठीक है। सरप्लस होगा ग्रेटर तो फिर इन्वेस्ट कर देंगे।
अगर सर डेफिसिट होगा तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट्स सेल करूंगा। अच्छा सर अब ये बात बताओ, जब हम इस लेवल पे पहुंचे इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे? इन्वेस्टमेंट आप उतनी करोगे जितना इन दोनों का फर्क है, यानी कि सर मान लो अगर 81 लाख हुआ, यहाँ आप 80 लाख पे भी पहुंचे, तो आप इन दोनों का फर्क 30 लाख इन्वेस्ट करके आओगे, ताकि आप ये जो रिटर्न पॉइंट है वहां पे फिर से पहुंच जाओ। अच्छा, ताकि मैं एक मेजर ट्रांजेक्शन करूँ, है ना, वरना तो आप 81 लाख हुआ 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, फिर एक दिन मान लो फिर 81 लाख हो गया, फिर आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, ऐसे तो बहुत ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। इसीलिए हमने एक रिटर्न पॉइंट रखा, तो वहां पे हम इतनी एक ही बार ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। सर क्लियर है, समझ आ गया? चलो अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है जो आपको प्रिंसिपल्स माइंड में रखने हैं सरप्लस कैश इन्वेस्ट करते हुए। मेन 3 हेडर्स, सेफ्टी कि जहां पे आप इन्वेस्ट करके आ रहे हो वो सेफ होना चाहिए, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करके आना। मैच्योरिटी कि जहां पे आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन उतनी ही होनी चाहिए, ताकि जब आप पैसा विड्रॉ करने जाओ आपको वो विड्रॉएबल मिल जाए। अच्छा, एक है मार्केटेबिलिटी, ऐसी जगह इन्वेस्ट करके आना ताकि आप उसको कल को बेच भी पाओ। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट मत कर लेना कि कल को जब आपको पैसा चाहिए हो तब आप उसको सेल ही ना कर पाओ। सर क्लियर है, समझ आ गया? चलो बहुत हैवी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, बस बचते हैं अब 1-2 टॉपिक्स। एक तो आपकी एआर की मैनेजमेंट, ठीक है, फिर एक फैक्टरिंग का मेजर टॉपिक है, फिर आपकी एपी मैनेजमेंट, फिर ये चैप्टर खत्म है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमने बहुत सही तरीके से अब तक रिवीजन किया है। अगर आपको ब्रेक चाहिए ब्रेक ले लो, थोड़े टाइम के लिए वीडियो पॉज कर लो, फिर हम दोबारा एआर मैनेजमेंट, इस पे काफ़ी सारी आईसीए टेस्टिंग करता है, सुपर 30 में भी हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार के लिए ब्रेक ले लो, दोबारा वीडियो शुरू कर देना। चलिए अब चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एआर मैनेजमेंट, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, यानी कि आपके डेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है सर, चलो सर ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो आपके पास हाई एआर है या फिर लो एआर है। सर हाई एआर का मतलब क्या है कि आपके पास जो डेटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। सर कब होंगे डेटर्स? जब मेरी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लीनियंट है, यानी कि मैंने बोला जाओ सामान ले जाओ जितना मर्जी उधार लो। अच्छा, या फिर एक सिनेरियो हो सकता है लो एआर का। देखें दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं क्या लॉसेज हैं। सर अगर तो आपका हाई एआर है तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, बट सर आपको कैश डिस्काउंट इसमें कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एआर ज़्यादा दिनों के लिए पड़े हैं तो लोग जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या होगा आपका लो कैश डिस्काउंट होगा। अच्छा सर बट इसके कुछ नुकसान भी होंगे सर, आपके बैड डेट्स हाई होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लंबे पीरियड के लिए पैसे दे रहे हो सकता है आपके पैसे कहीं मर जाएं, आपको वापस ना मिले, बैड डेट्स कैन बी हाई। सर क्योंकि आपका एआर हाई है, अब आपको वर्किंग कैपिटल भी उसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, इसी का रिवर्स सिनेरियो लो है जिसमें ये सब चीज़ें आपकी उल्टी हो जाएंगी। सर क्लियर है, समझ आया? चलो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एआर मैनेजमेंट में, कि मैं डिज़ाइन करूं ऐसी क्रेडिट पॉलिसी जिसको मैं बोलूँगा ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, जिसमें मेरी ये जो बेनिफिट्स हैं और ये जो कॉस्ट हैं दोनों ही सही रहें, ताकि मैं मैक्सिमम ओवरऑल बेनिफिट ले पाऊँ। अच्छा सर, सर इसका मतलब लो एआर भी खराब है, हाई एआर भी खराब है, मुझे कुछ एक ना एडुकेट बैलेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये वाले बेनिफिट्स मैक्सिमम हो, और अगर इन दोनों को मैं टोटल करूँ ओवरऑल मैं मैक्सिमम बेस्ट बेनिफिट्स ले पाऊँ। सर क्लियर है, समझ आया? चलो सर बट कैसे पता चलेगा कि कितना आपका एआर होनी चाहिए, क्या क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए? उसके लिए हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। आईसीआई आपको दे देगा एक ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, तीसरा ऑल्टरनेटिव, आपको तीनों में चेक करके आना है किसमें आपको ओवरऑल मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट वही क्या होगी हमारी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है सर। सर क्रेडिट पॉलिसी का एक्सप्रेशन क्या है? अगर मान लो एक्सा लिखा है क्वेश्चन में 3/15 नेट 50, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने डेटर्स को बोल रहा हूँ, हे डेटर्स अगर तो आप मुझे पैसा 15 दिनों के बीच में देते हो तो फिर मैं आपको 3% कैश डिस्काउंट दूंगा। अच्छा कैसे पढ़ना है? 15 डेज में पे हुआ तो आप क्या दोगे सर? 3% कैश डिस्काउंट दोगे। बट सर 15 दिनों में पे नहीं करता हूं तो मैं बोलूंगा उसके बाद कैश डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, बट आप ज्यादा से ज्यादा मुझे 50 दिनों में पे करने वाले हो, 51st डे को पेमेंट अलाउड नहीं है। अच्छा सर अब समझ आ गया इसको कैसे पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बट सीधा सीधा मतलब है 15 दिनों में पे किया 3% डिस्काउंट, बाद में पे किया डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट 50 डेज तक पेमेंट आपको करके आना है। ठीक है जी। चलो अब अप्रोचेस क्या है जब आपको इवेल्यूशन करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड की 2 अप्रोचेस हैं, या तो आप टोटल अप्रोच से चले जाओ, सारा निकालो इस केस में क्या है सारा, इस केस में सारा क्या है, या फिर सर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सिर्फ जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है उससे सॉल्व करो। अच्छा अब ये चीज़ हमने वर्किंग कैपिटल में तो सीख ही रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जब हमने कैपिटल बजटिंग की थी तब भी यहाँ पे होती थी चीज, या तो मैं टोटल अप्रोचेज ले लूँ दोनों का टोटल्स, या फिर मैं सिर्फ उसमें ले लूँ कि क्या आपको इंक्रीमेंटल हो रहा है। अच्छा, जनरली इजियर रहता है टोटल अप्रोच से जाओ, यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल देखेंगे दोनों में क्या सेल्स बेनिफिट्स, क्या यहाँ पे लॉसेस बेनिफिट्स, जिसमें ओवरऑल मैक्सिमम सर वो करके आएंगे। अच्छा, इंक्रीमेंटल अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मुझे इंक्रीमेंटल से आंसर करके दो तो फिर क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी, हम इंक्रीमेंटल से करके आएंगे। ठीक है जी, चलो सर एक बार इसके स्टेटमेंट बता दो, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी टोटल अप्रोच कैसे आंसर बना के आना है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो आपका नॉर्मल P&L है। अच्छा सर कैसे करेंगे, सर ऊपर लेंगे सेल्स, फिर माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके दो तरह की हो सकती है, वेरिएबल है तो सर अगर यहाँ पे सेल्स चेंज होगा क्रेडिट सेल्स तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, सबको पता है। बट सर फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है सेम फिक्स्ड कॉस्ट ही आपका वहीं रहेगा, अनलेस एंड अदरवाइज क्वेश्चन ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो रही है। क्लियर है सबको? ठीक है, सेल्स सिर्फ क्रेडिट लेंगे क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी को एग्जामिन कर रहे हैं तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी। अच्छा सर अब यहाँ पे फिक्स्ड बता दो, सर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे सारी लेनी है कि सिर्फ उतनी ही लेनी है जो क्रेडिट पॉलिसीज को पर्टेन करती हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों आप, फिक्स्ड कॉस्ट आप यहाँ पे सारी नहीं ले सकते। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लेनी है, जितनी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ योर क्रेडिट सेल्स। अच्छा सर अगर मान लो मेरी 70% क्रेडिट सेल्स होती हैं तो मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सिर्फ 70% ही यहाँ पे लूंगा, क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे सेल्स सारी नहीं ले रहा, सिर्फ क्रेडिट सेल्स ले रहा हूँ तो मैं सर फिक्स्ड कॉस्ट भी उतनी ही लूंगा जो सिर्फ इन क्रेडिट सेल्स को पर्टेन करती हैं। क्लियर है? चलो सर ऑपरेटिंग तक समझ आ गया, यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा एक बार के लिए मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, चलो सर आगे आपके दो तरह की और कॉस्ट हो सकती हैं, एक तो फाइनेंसिंग कॉस्ट। अच्छा सर ऑपरेटिंग की तो बात कर ली, अब करते हैं फाइनेंसिंग की कॉस्ट। सर अब क्रेडिट पॉलिसी में आपकी दो फाइनेंसिंग कॉस्ट की हम मेजरली बात करेंगे। ये वाली चीज़ ना मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपके लिए ईजी रहे, IC आपको ये चीज़ें देता है, बट अगर आप ऐसे समझोगे आपके लिए समझना आसान रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दो तरह की, फाइनेंसिंग कॉस्ट दो तरह की। अच्छा सर पहले हो सकता है बैड डेट, बैड डेट आप सबको पता है कितने पैसे मर गए। ठीक है सर, इस केस में अलग बैड डेट्स होंगे, इस केस में अलग बैड डेट्स होंगे बेस्ड ऑन योर क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है सर, और सर कैश डिस्काउंट भी दोनों केसेस में अलग अलग होगा। अच्छा सर कैसे निकालना है बैड डेट, कैसे निकालना है कैश डिस्काउंट, समझना। बैड डेट कैसे निकालोगे, जितनी टोटल क्रेडिट सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय बैड डेट परसेंटेज। मान के चलो 100 करोड़ की सेल्स है और 2% बैड डेट होते हैं, सर कितना आएगा, 2 करोड़ आपके पास आ जाएगा बैड डेट्स। अच्छा तो जब आपके पास कुछ एक डिफरेंट अगर सिनेरियोज गिवन है ना तो उस केस में बैड डेट परसेंटेज आप सारी की सारी क्रेडिट सेल्स पे लगा के आओगे, कोई भी स्लैब सिस्टम नहीं होता यहाँ पे, हमेशा क्यूमुलेटिव सेल्स पे टोटल बैड डेट परसेंटेज आप अप्लाई कर दोगे। सर क्लियर है? चलो ऐसे ही कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे, सर जितनी क्रेडिट सेल्स है मल्टीप्लाइड करेंगे कितने परसेंटेज ऑफ पेबल्स जो हैं, जो मेरे रिसीवेबल्स हैं कितने परसेंटेज वो डिस्काउंट ले रहे हैं। अच्छा सर मान के चलो 100 करोड़ की सेल्स थी, बट उसमें से ना सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो मुझे कैश डिस्काउंट लेने आते हैं। अच्छा सर इससे पता चला 10 करोड़ के AR को आप कैश डिस्काउंट देते हो, सर कितने परसेंटेज डिस्काउंट देते हो, सर 2% डिस्काउंट देते हैं, यानी कि सर यहाँ पे अगर आप निकालोगे सर ये 0.2 CR आ गया आपके पास, जो कि आप कैश डिस्काउंट का एक्सपेंस करने वाले हो। क्लियर है? क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा ये ट्रीटमेंट्स होती हैं, हमने सबका निचोड़ निकाल के बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए समराइज कर दिया है। ठीक है सर, चलो सर यहाँ पे हमने क्या निकाला, फाइनेंसिंग कॉस्ट दो तरह की माइनस कर दी, अब मेरे पास आएगा EBT। अच्छा सब बच्चों को पता है EBT में से टैक्स माइनस किया, सर मेरे पास आ गया पैट। क्लियर है? अभी क्या करना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ AR इन्वेस्टमेंट करना है। सर क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो इस केस में आपके पास 10 करोड़ के AR की इन्वेस्टमेंट रहेगी, इस केस में 20 करोड़ की रहेगी, तो सर इसका मतलब कि अगर मैंने AR में इतना इतना इन्वेस्ट किया, यानी मैं जो इन्वेस्टमेंट कहीं और कर सकता था वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपना पैसा इन दोनों में इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। अच्छा तो उसके लिए मैं क्या निकालता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता हूँ, बट ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ टैक्स के बाद आएगी, इस पर कभी भी टैक्स इंपैक्ट नहीं लेना है। सर क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में नहीं किया, इस पर कभी भी टैक्स नहीं जाएगा, ये तो आप सिर्फ सोच रहे हो
क्योंकि मैंने ये काम किया मुझे वो काम छोड़ना पड़ेगा, उस वजह से आपने क्या ली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली। सर ठीक है सर, इसका कैलकुलेशन भी बता दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जितना आपका एवरेज ईयर बैलेंस है, मान के चलो 10 करोड़ है, और सर आप इस पे ना 20% कमाई कर सकते थे, यानी कि 2 करोड़ मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा सर ये बताओ भी एवरेज ईयर बैलेंस कैसे निकालना है, हमें कैसे पता एवरेज ईयर्स कितने हैं। उसके लिए आप क्या लोगे, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगेन यहाँ पे वही फंडा चलेगा, एआर पूरा नहीं लेना, जो भी आपका कैश कॉस्ट है सेल्स का, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय कितने दिनों के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हो उस एआर में, कितना आपका डीएसओ है, डिवाइडेड बाय सारे साल का कर लोगे, आपको पता चल जाएगा एवरेज आपका कितना एआर का बैलेंस है, मल्टीप्लाइड बाय आरओआई परसेंटेज करोगे, आपको चल जाएगा पता आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ठीक है, समझ आया। बाकी हम सुपर 30 क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, चलो सर नेट बेनिफिट्स कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेड पी&एल का प्रॉफिट, पी&एल का पैट, माइनस कर देंगे इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट बेनिफिट्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बार लिख लोगे, लिखना है तो 1 - 2 करोगे, आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर है? चलो ये स्टेटमेंट पे काफी सारी टेस्टिंग होती है, हम इसको सुपर 30 में भी सॉल्व करने वाले हैं। चलो सर अब बात कर लेते हैं कुछ एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स की, कि आप एआर की फाइनेंसिंग कैसे करोगे, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे ट्रेड पेबल्स ले आओ, यानी कि एआर के अगेंस्ट एपी होंगे, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, खड़े पैर आप यहाँ से सोर्स जनरेट कर सकते हो। अच्छा बट सर अगर ये ट्रेड पेबल्स नहीं है तो क्या करोगे सर, आप प्लेजिंग कर सकते हो। प्लेजिंग क्या होता है, मान के चलो ये मेरा एआर है, मैं बैंक को बोलता हूँ कि भाई ये तेरी सिक्योरिटी है, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दे। अच्छा आपने अपने एआर को क्या किया, प्लेज कर दिया। ओके सर इसको बिल डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, यानी कि लोन लिया अगेंस्ट एआर। इस केस में आपके पास एआर तो खड़े ही थे, अब एक नया लोन आ जाएगा जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल गए। सर क्लियर है? अब एक हो सकता है फैक्टरिंग। सर फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग होता है कि मैंने ये एआर को बोला, बैंक को बोला भाई ये एआर तू मुझसे खरीद ले, ठीक है, इससे अपने आप पैसे लेते रहियो, मुझे पैसे आज की डेट में दे दे। ओके सर इसमें क्या हुआ, मैंने कैश ले लिया बैंक से और एआर अपने डी रिकॉग्नाइज कर दिए, अब ये एआर से मेरा कोई नाता नहीं है, बैंक अपने आप देखे इससे पैसे लेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा जब मुझे मतलब नहीं है कि ट्रांजेक्शन कौन सी है, नॉन रिकोर्स वाली ट्रांजेक्शन। सर फैक्टरिंग दो तरह की हो सकती है, रिकोर्स या नॉन रिकोर्स। अभी हमने क्या समझा, नॉन रिकोर्स। उस केस में क्या होगा कि मैंने जो अपना रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया, अगर इस एआर ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो नुकसान किसका होगा, बैंक का होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया। जो फैक्टर है जिसने मुझसे फैक्टरिंग की ट्रांजेक्शन खरीदी वो लॉस बियर करेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर इसमें कैश डिस्काउंट का कॉस्ट होगा, जनरली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने एआर को तो कैश डिस्काउंट कोई दिया ही नहीं है, आपने सीधा पैसे बैंक से ले लिए, तो बैंक को आप कैश डिस्काउंट नहीं दोगे, आप उसको कई और चीजें पे करोगे जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं रिकोर्स की। सर रिकोर्स क्या होता है, रिकोर्स ऐसा होता है जब मैंने बैंक को बेचा, बैंक बोलेगा अगर तो इसने मुझे पैसे दिए फाइन, बट अगर इसने पैसे नहीं दिए, बैड डेट हो गया, तो वो मुझसे पैसे लेने आ जाएगा, यानी कि कंपनी जिम्मेवार होगी अगर ये बैड डेट्स हो गया। अच्छा सर रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ है, रिस्क अभी भी कंपनी के पास ही है, बैड डेट लॉसेस कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं, कंपनी अपने फैक्टर को जाके ये बैड डेट लॉसेस पे करेगी। सर क्लियर है? कैश डिस्काउंट इसमें भी जनरली नहीं होता। ठीक है सर समझ आया, एमसीक्यूज अगर आए तो आप बहुत अच्छे से इनमें स्कोर कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे अब बात करेंगे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की। अगेन एक बहुत भारी भरकम टॉपिक है, इसमें हम सुपर 30 में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट एक बार फिर से आप ब्रेक ले लो, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लो, और आपके पास ये जो नोट्स अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप ये नोट्स एक बार पढ़ लो, आपको चीज़ों को रिकनसाइल कर लो, हम क्या समझ रहे हैं और क्या आपको चीज़ें समझ आई। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं हम फैक्टरिंग की। सर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है, उसके लिए ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। ठीक है इसको मैं अगर आपको ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा समझना बहुत मुश्किल है, आप ये नोट्स में रख लो। ठीक है अगर आपको लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करना होगा आप कर सकते हो, बट इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, उसमें से हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है सर चलो
सर एक बस ये डिसीजन मेकिंग बता दो कि कब मुझे फैक्टरिंग करनी है, कब इन हाउस करनी है। स्टेटमेंट हम ये क्वेश्चन में से समझ लेंगे। ठीक है जी, मैंने को बताया कि अगर आपका इन हाउस कॉस्ट यानी कि सर अगर आप एआर को खुद से मैनेज करोगे वो ज़्यादा है फैक्टरिंग की कॉस्ट से, तो फिर तो सर आप फैक्टरिंग कर लो ना। फैक्टरिंग को बोलो भाई ठीक है तू एआर ले जा, अपने आप लेते रहियो। अगर सर इन हाउस कॉस्ट कम है, फैक्टरिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन हाउस कॉस्ट करेंगे। सर क्लियर है, समझ आया? चलो अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट विच इज़ योर एपी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, टॉपिक भी छोटा सा ही है, बस इतना सा ही टॉपिक है आपका, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब एपी क्या बोलता है, मेरे कुछ पेबल्स हैं, क्रेडिट पेबल्स हैं। अब मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए सर, उनको लेट से लेट पे करूं। अच्छा, बट सर सामने वाला सप्लायर बेवकूफ़ थोड़ी है, हो सकता है यहाँ पे भी आपके पास पॉलिसी हो, तो सर मुझे कम से कम तो 50 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा, इससे डिले तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल, बट सर एक बात बताओ, अगर मैंने 15 दिनों में पे किया तो मुझे 3% डिस्काउंट यहाँ पे भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। तो सर आपको एक फैसला लेना है, क्या फैसला लेना है यहाँ पे, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊँ यही स्टेटमेंट लेता, सर ये 0 डेज, ये ना 15th डे है और ये है 50 डेज। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने यहाँ पे पेमेंट की आपको मिलेगा 3% कैश डिस्काउंट, यहाँ पे की कैश डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा, इसके बाद तो आप पे कर ही नहीं सकते। क्लियर है? चलो अब हम कौन बन गए सर, अब हम खुद एआर हैं किसी के, हम कर रहे हैं प्लानिंग एपी की, यानी कि मुझे पे करने हैं। ओके सर, अब मैं आपको बोल रहा हूँ बीइंग अ प्रूडेंट बंदा, बीइंग अ प्रूडेंट मैनेजर, आपकी क्या होगी सर, अगर तो मुझे कैश डिस्काउंट लेना है ना तो फिर मैं इस दिन पे करूंगा, 15th डे पे करूंगा। क्यों? ताकि एटलीस्ट मैं जितना डिले कर सकता हूँ उतना तो डिले करूं। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर मुझे कैश डिस्काउंट नहीं लेना हुआ तो फिर मैं सर यहाँ पे करूंगा, 50th डे पे करूंगा। समझ आया ये चीज़? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे नीट करते हैं। सर अगर तो मुझे सीडी लेना हुआ तो मैं पे करूंगा 15th डे पे, अगर नहीं लेना हुआ तो मैं 50th डे पे करूंगा। अच्छा सर, इसका मतलब यहाँ पे 35 डेज का डिफरेंस है, जो कि अगर तो मैं 35 डेज पहले पे करूंगा तो मुझे यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं पे करूंगा तो मुझे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये दो डेट्स फिक्स रहती हैं, क्योंकि बीइंग ए प्रूडेंट आपकी कोशिश होती है लेट से लेट पे करो। ऐसे नहीं मानना कि चलो मैं 14th डे पे कर देता हूँ, 10th डे पे कर देता हूँ। नो, आपकी कोशिश है कि आप जितना डिले कर सको उतना डिले कर पाओ। क्लियर है? चलो अब चलते हैं कैसे आपको करना है। एक चीज समझना, अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लॉस कैश डिस्काउंट, यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरा क्या नुकसान हुआ, मुझे कैश डिस्काउंट नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको वही फाइंड आउट करना है कि इतना पीरियड, कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा। अच्छा सर, उसमें आपके पास क्या ऑप्शन होती है, देखो पहली ऑप्शन है, पहली ऑप्शन क्या है कि आप सप्लायर को ना यहाँ पे कर दो। मान के चलो यही एग्जाम्पल था, 3/15 नेट 50 और आपने 10,000 की परचेजेस की हुई थी। अच्छा, तो सर अगर मैंने ना 15th डे पे किया तो मुझे ना 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। सर 10,000 में से 3% कम करके सर मुझे सिर्फ 9700 यहाँ पे करने हैं। अच्छा सर, दूसरी ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मान के चलो आप यहाँ पे सप्लायर को 97,000 यहाँ नहीं दे रहे हो, आप क्या करोगे सर, ये 9700 की ना मैं कर दूंगा इन्वेस्टमेंट 35 डेज के लिए, और फिर जब ये मैं इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा यहाँ पे तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, फिर उन पैसों में से मैं सप्लायर को पे कर दूंगा। कितने पे करूंगा सर, यहाँ पे तो 10,000 ही पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ तो एक ऑप्शन है सर, यहाँ पे मैं 9700 पे कर दूँ, दूसरी ऑप्शन 9700 इन्वेस्ट करूँ 35 डेज के लिए, फिर उसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से सप्लायर को पे करूँ। अच्छा सर, इसका मतलब ये जो 9700 जब मैं बेचूंगा कुछ तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्ट किया है तो मान के चलो यहाँ पे मुझे 10,200 रुपये मिल गए, क्योंकि मैंने ये 9700 इन्वेस्ट किया 35 डेज के लिए। क्लियर है? चलो सर, 10,200 यहाँ पे दिया, 10,000 सप्लायर को देना पड़ा, नेट नेट सर मुझे यहाँ पे 200 का बेनिफिट हो गया। ओके, इसका मतलब आपके लिए ये बेनिफिट की बात है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव है, इसका मतलब आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, सप्लायर को बाद में पे करना और 200 रुपये जेब में रख लेना,
और अगर ये चीज़ उल्टी होए तो इसका मतलब आपके लिए क्या बेटर है, सप्लायर को यहीं पे करना बेटर है। सर क्लियर है? चलो, इसमें हमने क्या बोला, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो डिस्काउंट यानी कि ये वाला केस, तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी परचेज 1 माइनस डिस्काउंट करके, या फिर अगर आपने डिस्काउंट रिजेक्ट किया तो सर मुझे उसको तो सारी पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 की, जो कि हमने यहाँ पे देखा, बट सर मुझे यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया होगा, मुझे उतने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर मैंने आपको बोला इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सर हमने ऑलरेडी सीख लिया, ये 9700 मैं इन्वेस्ट करूंगा। 9700 क्या है सर, परचेजेस 1 माइनस डिस्काउंट मेरा 9700 है। अच्छा सर, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा आरओआई परसेंटेज, यानी कि किस रेट पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, और कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मुझे चल जाएगा पता कितना मैंने ब्याज कमाया। अच्छा, तो जब आपको ये डेज लेने हैं हमेशा ये डिफरेंस डेज होंगे। तो डिफरेंस डेज का मतलब ये 50 डेज और 15 डेज का फर्क जो हमने 35 डेज निकाला है, उस उतने ही दिनों के लिए आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वही आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंस डेज होने चाहिए। सर क्लियर है? डिसीजन आप क्या लोगे, जिसमें आपके पास लोअर कैश आउटफ्लो है वो आपका होगा डिसीजन, वो आप काम करके आओगे। क्लियर है? चल, ठीक है। अभी एक तो ये मेथड है जब आपके पास परचेजेस गिवन थे, यानी कि मैंने एग्जांपल ली थी 10,000 परचेजेस गिवन है, तब आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड करके आओगे, एक्सेप्ट डिस्काउंट, रिजेक्ट डिस्काउंट। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है उसने आपको परचेजेस नहीं दी तो सर उस केस में हम ना रेट पे खेलेंगे, देखेंगे कि हम ज़्यादा कमा पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके या फिर सप्लायर ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो अगर तो हम ज़्यादा कमा रहे होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ज़्यादा है सप्लायर से, तो सर फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अगर सप्लायर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो फिर मैं सप्लायर को पैसे पकड़ा दूंगा। क्लियर है? सर अब ये रेट कैसे निकालना है ये बता दो। डिसीजन मेकिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इफ़ परचेजेस नॉट गिवन तो फिर हम आर निकालेंगे, ये वाला रेट, और अगर ये ज़्यादा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, इसका मतलब सर जो सप्लायर चार्ज कर रहा है वो ज़्यादा है, मैं कम कमा पा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई साहब सप्लायर साहब आप पैसे ले जाओ मुझसे आज ही, डिस्काउंट मैं ले रहा हूँ, पैसे मुझसे आज ही पकड़ के ले जाओ। और अगर उल्टा केस है, यानी कि मैं पैसे ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, सप्लायर कम चार्ज कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, सप्लायर तो मुझसे बाद में पैसे लेने आना, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, आप क्या करोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे डिस्काउंट को। सर क्लियर है, समझ आया? अब बस आप ये बता दो ये आर कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया आर कैलकुलेट करने के अब दो तरीके हैं। एक तरीका सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट लगता है, जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस में तकरीबन आईसीआई सिंपल इंटरेस्ट ही कर रहा है। एक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसमें सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है जिसमें इन्होंने ये काम किया है। अच्छा, मैं आपको दोनों बता देता हूं। अब यही एग्जांपल लेना आप, यहां पे अगर मैं फिगर्स लिखूं, सर यहाँ पे अगर आपने फिगर्स लिखते हैं, ठीक है सर, यहाँ पे अगर आपने पे किया ना आपको 97 पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने पे किया तो 100 पे करना पड़ेगा। सर मतलब ये 97 किसी रेट से ग्रो होके 100 हो गया, तो अगर मुझे वो रेट पता चल जाए पर एनम बेसिस पे तो मुझे चल जाएगा पता कि कितना सप्लायर मुझे चार्ज कर रहा है। अच्छा सर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्या है, कंपाउंडिंग है। 97 किस रेट से 100 रुपीज़ पहुंचा उससे आपको चल जाएगा पता क्या सप्लायर रेट चार्ज कर रहा है। सर डेज कितने लेंगे, हमेशा आप यही वाले डेज लोगे, 35 डेज लोगे। ठीक है जी, चलो सर कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर, मेरे केस में है 97, ठीक है, जो कि आज की डेट की वैल्यू है। सर इसको 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय डेज है सर 35 डिवाइडेड बाय 365 करके मेरे पास आ जाएगा आंसर 100। अच्छा सर कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यानी कि एक ऐसा रेट हमने निकाला जो रेट पे अगर आप 35 बाय 365 डेज से सप्लायर ने चार्ज किया, ताकि ये जो 97 रुपीज़ है वो कितने दिन रेट पे 100 बना। आई होप क्लियर है, ये फॉर्मूला सिंपल है प्रेजेंट इंटरेस्ट का। ठीक है सर, ये समझ आया। अब हो सकता है कि जो आईसीआई आपको इलस्ट्रेशन ये दी है एक, वो आ जाए। अगर सेम इलस्ट्रेशन आई तो सर हम कंपाउंडिंग करके आएंगे, हमें कंपाउंडिंग करना भी आता है। सर कंपाउंडिंग कैसे निकलेगा, सेम प्रेजेंट वैल्यू 97 का, सर यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पैसा साल में कितनी बारी घूम रहा है, कितनी बारी कंपाउंडिंग होगी, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो हमें पता है 100 रुपीज़ है। क्लियर है? चल
ये दो मेथड से आप आर निकाल सकते हो। डिफॉल्ट मेथड आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ठीक है सर, यहाँ पे पीवी क्या है? डिस्काउंटेड पेमेंट है यानी कि 97 वाली। एफवी क्या है? फुल पेमेंट जो आपको 100 रुपये करनी पड़ेगी बाद में। सर डेज क्या है? डिफरेंस इन फुल एंड डिस्काउंटिंग डेज, यानी कि जो इन दोनों का फर्क है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, 35 डेज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? विद दिस वी कंप्लीट द कंसेप्चुअल इंटायर डिस्कशन। हमने सारा चैप्टर डिस्कस किया है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। प्लीज मुझे फीडबैक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपर 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टडी हैप्पी।